हेलो हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। ठीक है बच्चों, मैंने इस बार जो हम सब्जेक्ट करने वाले हैं। हेलो हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। हमने अपने यूट्यूबर व्यूवर्स की हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अपने पढ़ाई लिखाई भी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एग्जाम रिलेटेड बैच दिसंबर 2025 लॉन्च कर रखा है और इसी सीरीज़ में हमने बकोला 138 बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा इंग्लिश रिलेटेड बैच तो लॉन्च कर दिया था। पर एक हमारे सब्सक्राइबर ने डिमांड करी थी कि सर हमें इंग्लिश में मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा हिंदी में पेपर है तो आप हिंदी पे भी इसका वीडियो बना दो। तो उस सब्सक्राइबर की डिमांड पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर का यानी बकोला 138 का हिंदी वर्जन में वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो हेलो दोस्तों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो कि होने वाला क्या हम पढ़ेंगे, संचार के मूल तत्व क्या होते हैं। यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे संचार किसे कहते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन। तो बच्चों संचार संचार वह प्रक्रिया होती है जिसके में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, कितने, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या वो बात जो करते हैं, आदान प्रदान, किसी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं। सर खाने पीने का नहीं सर, क्या वो आदान प्रदान करते हैं, कुछ जानकारी हो सकती है या फिर उनके कुछ विचार हो सकते हैं, उनकी कुछ भावनाएं हो सकती है, या फिर वो क्या है कुछ संदेश को क्या देना चाहती है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, पारस्परिक समझ विकसित हो सके। यानी मान लो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, यानी कुछ ऐसी जानकारी है इस पर्सन ए के पास, ये चाहती है कि ये जानकारी इस पर्सन, यानी ये पर्सन जब भी है, ये व्यक्ति इस बी को भी पता चले। ठीक है, तो क्या करेगी, वो इसको भेजेगी, यानी संचार को इसके पास भेजेगी। ठीक है, तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो एक बार हिंदी में दोबारा पढ़ लें। संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या जानकारी, विचार, भावना या फिर संदेशों का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है, ताकि क्या हो सके, पारस्परिक समझ विकसित हो सके। ठीक है, यह व्यक्तिगत हो सकता है, शैक्षणिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से बच्चों जैसे कि जब हम क्या होते हैं, अपने परिवार के बीच में बैठे रहते हैं तो हम संचार किसी और तरीके कर सकते हो सकता है मम्मी खाना ले आओ, पापा खाना ले आओ, तो हमने क्या करा, आपने अपनी मम्मी को बोला, पापा को बोला, तो ये आपने व्यक्तिगत रूप से संचार किया। शैक्षणिक संचार जैसे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, यानी जैसे क्लास वो आपका जो है इसका रिजल्ट आएगा, जो आप 20 बकोला 138 रिजल्ट आएगा एक दिन। ठीक है, जैसे फरवरी के मंथ में आ जाएगा तो आप ये अपने दोस्तों के साथ बेचोगे, तो वो बच्चों कैसा संचार हो जाएगा हमारा, शैक्षणिक हो जाएगा। फिर आप किस में जाओगे, व्यवसायिक, बड़े होकर जब ग्रेजुएशन कर लोगे आपकी डिग्री मिल जाएगी तो व्यवसाय में जाओगे, यानी किसी बिजनेस में जाओगे। तो वहाँ आपका क्या होगा, संचार करने का तरीका अलग होगा, वहाँ आप बोलोगे डियर सर, डियर मैम, ऐसे करके आपका संचार होगा। ठीक है बच्चों, तो संचार की प्रक्रिया में बच्चों 8 चीज़ें आती है। क्या आती है, 8 चीज़ें आती है। एक बार मैं आपको वर्ड बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड जो होता है वो होता है प्रेषक। दूसरा वर्ड क्या होता है बच्चों, शब्द, संदेश। तीसरा शब्द होता है एनकोडिंग। चौथा शब्द होता है माध्यम। पांचवा शब्द होता है प्राप्तकर्ता। छठा शब्द होता है डिकोडिंग। सातवां शब्द होता है प्रतिपुष्टि करना, यानी उसको क्या करना, उसके जवाब का, हाँ, सवाल के जवाब का जवाब देना। तो प्रेषक कौन होता है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जिसके पास संदेश की शुरुआत करता है, यानी जिसके पास कोई संदेश होता है या फिर कोई भी जानकारी होती है या फिर वो कुछ भावनाओं को शेयर यानी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, वो क्या होता है बच्चों, प्रेषक। ठीक है, प्रेषक वो व्यक्ति हो गया, तो उसने क्या कुछ पहुंचाना चाह रहा है, जैसे उसके विचार हो सकता है, सूचना हो सकती है, या फिर उसकी कुछ भावनाएं हो सकती है। या मान लो कि वो अभी उदास है तो वो अपने दोस्त को बताना चाह रहा है कि इस समय मतलब मैं उदास हूँ तो मेरे पास जो है किसी प्रकार का मुझे डिस्टर्ब मत करना। या फिर वो अपने फैमिली को बोल सकती है कि मुझे कुछ घर का जरूरी काम करना, जैसे कल परसों पेपर है हमारा इसका, तो वो अपने फैमिली को बोल सकते हैं, परिवार में सबको, कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे क्या करना, वो मत करना, डिस्टर्ब मत करना। तो कुछ संदेश हो सकता है। तो संदेश बच्चों क्या होता है, विचार हो सकता है, सूचना हो सकती है, या फिर कुछ भी भावना हो सकती है। फिर बच्चों क्या है, एनकोडिंग, यानी जो चीज़ आप भेज रहे हो
और ठीक है, तो वो किस चीज़ में हो सकता है कि आप शब्दों के माध्यम से बताओ, हो सकता है कि प्रतीकों के माध्यम से बताओ बच्चों। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी रोड बनता है या फिर जब भी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन काम होता है, जहाँ पे खतरनाक चीज़ होती है, जहाँ पे खतरा होता है, तो रेड कलर का क्रॉस मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप रेड कलर का क्रॉस मार्क देखते हो तो आप क्या समझते हो, जो यहाँ पे एक कंकाल सा उठ का है, ऐसे ऐसे ही होता है बिल्कुल। ठीक है, पर ये किस कलर में होगा, रेड कलर में होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आप क्या समझते हो, जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा रेड कलर में, आप समझते हो खतरा है। क्या किसी ने बताया आपको खतरा नहीं, पर ये क्या एक सिंबल है, ये क्या एक संकेत है आपको करने के लिए। ट्रैफिक लाइट देख लो, जहाँ भी लाइट लाल हो जाती है तो आप क्या बोलते हो, रुक जाओ, यानी कि एक सिग्नल है। क्या वहाँ पर आपको किसी ने बोला कि रुकने के लिए। ठीक है, फिर आता है ग्रीन कि चलो, और फिर आता है ऑरेंज कि अभी रफ्तार धीरे धीरे करो, आगे आपको रुकना है। ठीक है, तो कुछ प्रतीकों के माध्यम से भी आप संदेश को भेज सकते हो, संकेत दे सकते हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला अगर हाथ देता है तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि रुको, मतलब क्या, रुक जाओ। ठीक है, कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको मुंह से बोल के बता रहा हूँ, यानी संदेश दे रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनकोडिंग। फिर बच्चों सबसे जरूरी तो होता है बच्चों माध्यम। सबसे जरूरी क्या होता है, माध्यम। जैसे बच्चों मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ और आप भी क्या हो, हिंदी में वो सुनने वाले हो। ठीक है, अगर मैं मलयालम बोलने शुरू कर दूँ या फिर चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूँ, तो क्या आपको कुछ समझ आएगा। चैप्टर तो भले ही मैं ये पढ़ाऊँगा, पर लैंग्वेज डिपेंड करता है ना, माध्यम क्या चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो संदेश भेजने का तरीका जैसे मौखिक, क्या लिखित, दृश्य हो सकता है, डिजिटली हो सकता है, वो भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों प्राप्त करता, जाहिर सी बात है, सामने के लिए, सामने में कोई एक पर्सन तो होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसको मैं क्या संदेश भेजूँ। खुद को थोड़ी ना शीशे में देख के संदेश भेजूंगा। फिर बच्चों क्या, डिकोड, यानी क्या करना, प्राप्त करता, जो सामने जिसको आप वो भेज रहे हो, वो सामने वाला क्या हो, आपकी भाषा को समझ सके। अब मैं हिंदी में लिख के किसी चाइनीज़ को बोलूँ, ये वाली हिंदी की पीडीएफ किसी चाइनीज़ आदमी को भेजूँ, वो समझ पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही किसी जर्मन वो को बोलूँ, स्पेनिश वाले आदमी को बोलूँ, अरे वो तो छोड़ो, हिंदुस्तान में ही आ जाओ, मैं तमिल की तरफ चला जाऊँ, मेरी हिंदी की मैं पीडीएफ वहाँ के लोगों को दूँ तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो क्या, डिकोडिंग, यानी सामने वाला पर्सन भी क्या होना चाहिए, उस भाषा को समझना चाहिए। और आखिरी में बच्चों प्रतिपुष्टि देना, मतलब जो भी जानकारी किसी सामने वाले पर्सन आपको दिया, उसके प्रति क्या करना, प्रतिक्रिया देना, यानी उसमें आप संदेश से क्या समझ आया या फिर नहीं आया, क्या सामने वाले को बताना। ये नहीं कि कुछ नहीं कह रहे, सामने वाला बोले जा रहा है और आप चुप हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इससे मतलब अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा। तो बच्चों अगर आपको याद करना है तो आखिरी में मैं आपके लिए शॉर्टकट लेकर आऊँ, आप ये भी देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या, प्रेषक जो कि क्या करता है, सूचना भेजता है। एनकोडिंग मतलब क्या भेज रहा है वो, किस संदेश को भेज रहा है। ठीक है, फिर बच्चों आता है संदेश, फिर चैनल, फिर कोई प्राप्त करता होगा, फिर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, और आखिरी में उस चीज़ का क्या करेगा, वो प्रतिपुष्टि आंसर को देगा। अब बच्चों क्या आता है, अब संचार तो हमने समझ लिया, अब संचार के प्रकार समझेंगे। क्या समझेंगे, संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संचार के प्रकार बच्चों दो प्रकार होते हैं संचार के। क्या, एक होता है मौखिक, जिसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संचार, और दूसरा होता है बच्चों, और दूसरा बच्चों कौन सा होता है, अशाब्दिक संचार। जो हम सर अशाब्दिक संचार, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं बच्चों, पढ़ेंगे। हाँ, अभी तक जो हमें समझाया जाता है, जितना हमारे चारों तरफ यूज़ होता है, उसे हम मौखिक संचार ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें यह लगता है कि मौखिक संचार ही होता है, पर अशाब्दिक संचार भी होता है। हम आगे जाकर मैं आपको इसका बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। ठीक है, तो मौखिक संचार में बच्चों क्या होता है, मौखिक संचार में जो है, हम अपने संदेश को कैसे पहुंचाते हैं, या तो हम बोलकर किसी को पहुंचाएंगे या फिर लिखकर। जैसे अभी मैं आपको किससे बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह का संचार कर रहा हूँ, मौखिक संचार कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे आप एक हाईवे पर जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे बैनर लगे होते हैं, यानी बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है दिल्ली जाने के लिए सीधा ले, कलकत्ता जाने के लिए लेफ्ट ले ले, मुंबई जाने के लिए राइट ले ले, तो ऐसे लिखा होता है। अब वहाँ पे किसी ने बोल के बताया आपको, नहीं सर, बस हमने तो ऊपर बोर्ड में देखा और समझ गए, हमें जहाँ जाना था हमने उधर का टर्न ले लिया। तो वो कैसा हो गया बच्चों, लिखित, कैसा हो गया वो, लिखकर मौखिक संचार करा हमने। ठीक है, तो मौखिक संचार के प्रकार पढ़ते हैं हम, फिर उसके एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मौखिक संचार में बच्चों क्या हो सकता है, आमने सामने बातचीत करते हैं, या आप बोलना चाहोगे तो भी आपके सामने कोई होना चाहिए ना, उसके सामने ही तो आप बोलोगे, वरना अकेले में थोड़ी ना बोल सकते हो। तो आमने सामने बातचीत होती है, बैठ के भी हो सकती है। ठीक है, या तो हो सकता है कि आप क्या कर लो, आराम से बैठ के बातचीत करें, जैसे मीटिंग, जैसे ये होता है क्या बच्चों, मीटिंग करते हैं ना, उसमें सब लोग आपस में सामने सामने बैठे होते हैं और फिर बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर इस सब के पास भी टाइम नहीं तो आप टेलीफोन मिला लेते हो। अगर अपने दोस्त को बात करना, रात का टाइम है, आप जा नहीं सकते, तो दोस्त का फ़ोन मिला लिया और आप क्या करो, मौखिक संचार कर रहे हो।
प्रस्तुतियाँ दे सकते हो, यानी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी, प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी बना लिया, जैसे मैंने ये पीडीएफ बनाया, इसके थ्रू भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मौखिक संचार कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ लाभ क्या है, यानी मौखिक संचार के लाभ क्या है? तुरंत ही प्रतिपुष्टि हो जाती है, यानी अभी मैंने आपको समझाया, अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको कैसा लगा पीडीएफ। तो तुरंत हो गया प्रतिपुष्टि, आपने वीडियो देखा, तुरंत कमेंट में जाके क्या करते हैं, आंसर दे दिया। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क हो सकता है, हो क्या है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, यानी मौखिक संचार जब तक संपन्न नहीं होता जब तक आमने सामने कोई व्यक्ति ना हो। ठीक है, स्वर और भाव भंगिमा से स्पष्ट हो जाता है। कई बार जरूरी नहीं है कि सामने वाला बोले ही कि आपको समझ नहीं आ रहा, उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है ना, आप बोल रहे हो, सामने वाला आपको क्या इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब उसे आप में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको इंटरेस्ट नहीं रखता है। इसके कुछ सीमाएं होती हैं, यानी इसके कुछ क्या होता है, कुछ हानि हानि भी होती है। सबसे पहला, स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता। किस केस में? यदि आप बोल के बातचीत करो, जैसे मैंने अपने दोस्त से बातचीत करी, ठीक है, तो हमारे और मेरे दोस्त के बीच में चाहे 2 घंटा बातचीत हुआ, जैसे ही फ़ोन कटा सब बातें उड़ गई। क्या क्या आपके पास सबूत है कल को क्या आपने अपने दोस्त के साथ बातचीत करा, सिवाय उसके ही कॉल लगी थी? ठीक है, गलत फहमी की संभावना हो सकती है, कई बार गलत फहमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब लिखित समाचार, जब लिख के हम किसी को क्या करते हैं, बताते हैं, लिखित समाचार सबसे पहले बच्चों क्या होता है, पत्र, किसी को पत्र लिखना। ठीक है, अगर कंपनी में रहते हो तो आप ईमेल लिखते हो। ठीक है, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर बन गए तो आप रिपोर्ट्स लिखते हो। ठीक है, और न्यूज़ रिपोर्टर में रिपोर्ट्स और नोटिस, अगर आप वकील हो, एक अधिवक्ता हो, तो आप क्या बनाओगे, नोटिस बनाओगे, जैसे कोर्ट से नोटिस आता है। जब इस तरीके का आप संचार करोगे तो बच्चों को क्या होता है, लिखित संचार। ठीक है, इसके लाभ क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले स्थायी रिकॉर्ड होता है। अगर मैंने सपोज करो किसी को ईमेल करा है, किसी कंपनी को, ठीक है, कल को कंपनी का मालिक कह दे कि आपने मुझे कोई ईमेल करा ही नहीं है, मैं तुरंत अपने फ़ोन में खोल के दिखा दूंगा, ये देखो 12 तारीख को 5 बजे 7 बजे जितने बजे ये मेल मैंने भेजा है आपको। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्थायी रिकॉर्ड हो गया। कानूनी प्रमाण, कानून को मानना पड़ेगा सब, जब आप कोर्ट में जाओगे उस चीज़ को लेके, तो कोर्ट में आप दिखाओगे कि सर मैंने देखो इसको 5 दिन पहले ही भेज दिया था पैसे के रिगार्डिंग, इसने अभी तक पैसे नहीं दिया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कानूनी प्रमाण हो गया। ठीक है, और स्पष्ट और सुव्यवस्थित हो जाता है, यानी आप जब पत्र लिखते हो किसी को, यानी हो, पत्र लिखने पे भी डिपेंड करता है। अगर आप दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफिस में हो, एक बड़े पद पे हो, तो आप क्या सामने वाले को बिल्कुल ही क्या लिखोगे, एक बढ़िया तरीके से स्पष्ट रूप से पत्र लिखोगे, और हर चीज़ को क्या करोगे, उसमें लिखोगे, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना और सामने वाले को गलतफहमी ना हो। तो स्पष्ट और सुव्यवस्थित होता है। ठीक है बच्चों, इसकी सीमाएँ क्या है, समय लेने वाला। अभी आप अगर कोई पत्र भेजोगे तो ये नहीं है कि अभी आपने मैसेज भेजा और सामने वाले ने तुरंत, सामने वो बैठा है फ़ोन लेके, और जैसे ही आपका मैसेज का इंतजार करा, पढ़ेगा और आपको क्या करेगा, तत्काल प्रतिपुष्टि दे देगा, यानी तत्काल उसका आंसर देगा, नहीं। इस तरीके से जब भी लिखित कार्रवाई होती है तो बच्चों से बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, समय लेने वाला होता है, और त्वरित क्या होता है, प्रतिपुष्टि नहीं होती है। आपने देखा होगा नोटिस जब जारी होता है तो नोटिस भी 2 या 3 दिन का समय देती है। अगर सरकार की तरफ से कुछ भी नोटिस जारी होता है, तुरंत कार्रवाई नहीं होती कि कोर्ट से निकला और अभी तो आप देख रहे हो जैसे बुलडोजर का जमाना चल रहा है, सरकार जाती है कोर्ट में। ठीक है, तो ये नहीं कि कोर्ट ने कह दिया कि चलो घर तोड़ दो, तो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले और बुलडोजर लेकर पहुंच गए घर, तो नहीं, पहले नोटिस दिया जाता है 2 या 3 दिन का कि आप घर खाली कर दो, आप कहीं और चले जाओ। ठीक है, अब बच्चों अशाब्दिक संचार, जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा, बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें बच्चों ना तो हम बोलते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। बिना बोले बिना लिखे जब हम अपने संदेश को भेजते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अशाब्दिक संचार कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे सबसे पहले बच्चों क्या होता है, हमारी शारीरिक भाषा। जैसे अगर आप जैसे मान लो किसी सामने वाले पर्सन को, जैसे ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी पर्सन व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति को आप आंख बड़ी करके, ठीक है, आपका पूरा मुंह लाल है और इस तरीके से देख रहे हो, तो इससे आप सामने वाला क्या समझेगा कि आप अभी क्या उससे गुस्से में हो। क्या आपने इसे बोल के बताया? नहीं सर। क्या आपने लिख के बताया? नहीं। इसको कैसे पता चला? आपकी शारीरिक वेशभूषा में। ठीक है, अगर आप मान लो, इमेजिन करो कि आपके सामने कोई एक व्यक्ति हो, दोनों हाथ जो है ऐसे करके बांध के क्रॉस है, क्रॉस करके सामने खड़ा है और बिल्कुल ही स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो इससे आप क्या सोचते हो कि वो मतलब क्या दिखाना चाह रहा है, आप पे एग्रेशन दिखाना चाह रहा है, यानी आपसे वो दुश्मनी निकालना चाह रहा है। तो ये क्या होता है बच्चों, शारीरिक भाषा। ठीक है, आसन मुद्रा, कई बार आसन मुद्रा पे भी डिपेंड होता है। पोस्चर, यानी शरीर का पोस्चर कैसा है। अगर मान लो कोई आपसे, कोई बंदा हंस खेल रहा है, ठीक है, उसका मुंह जो है उसका उस समय मूड अच्छा है, आप कैसे पता करते हो कि वो गुनगुनाते हुए आ रहा है, शरीर को ढीला है, हाथ वाथ इधर से उधर चलाते हुए आ रहा है, तो यानी उसका
शरीर का पोस्चर कैसा बता रहा है कि वो इस समय ठीक मूड में है। लेकिन अगर वो तेज तेज चलता आ रहा है, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही है, पूरा मुंह लाल हुआ पड़ा है, यानी उसका पोस्चर बॉडी का क्या बता रहा है कि अभी वो क्या गुस्से में है, यानी उसका हाव भाव कैसा है, गुस्से वाला है। ठीक है, तो बच्चों वही है शारीरिक भाषा, आसन मुद्रा, हाव भाव, चेहरे का भाव, नेत्र संपर्क। तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों ये काम होता है हमारे में। अगर आप कभी भी गलत काम करते हो तो आप किसी सामने वाले को आंख में आंख डाल के बातें नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों नेत्र संपर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या जानते हो? ये आत्मविश्वास को दर्शाता है। अगर आप कहीं पे ठीक हो तो आप सामने वाला ये डिपेंड नहीं करता कि किस पोजीशन पे हो, यानी किस पद पे बैठे हैं, आप सामने वाले की आंख में आंख डाल के बात करते हो। लेकिन आप वहीं अगर गलत हो जाते हो तो आप क्या करते हो, उससे जी चुराते हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के देखोगे ही नहीं, इधर उधर देख देख के उस पर क्या करोगे, आप बात को टालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये आपका किस तरह का कम्युनिकेशन बताता है, ये आपका शारीरिक कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक कम्युनिकेशन बताता है। स्वर, जब आप क्या हो, जब आप किसी चीज़ के लिए ठीक हो, यानी जब आप अपनी जगह पे ठीक हो, तो आप देखोगे कि आपको बोलने के जो आवाज़ आपकी कड़क हो जाएगी, यानी आपकी आवाज़ बहुत ही ऊंची हो जाएगी, गति हो जाएगी और तीव्रता रहेगी, यानी आप सांस जो आपकी पूरी फूली हो जाएगी, बड़ी जोर से आप क्या बोलोगे, बोलोगे नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ, यानी आपके स्वर कैसे हो जाएंगे, बहुत ही तेज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दिखावट सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, दिखावट। और आज की दुनिया तो दिखावट पे ही बच्चों करती है। सोशल सोशल मीडिया देख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या लगता है आपको रियल की सब चीज़ें होती है? नहीं बच्चों, दिखावट होती है। आज का मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, इसको ए नाम दे दिया मैंने, इसको भी। ए पर्सन, अब इमेजिन करो उसने टाई बैट कोट, टाई पहन रखा, बेल्ट है, पैंट पे कोट है, काला कोट पहन रखा, घड़ी पहन रखी है, ठीक है, शेविंग करी हुई है, बढ़िया से बाल बिल्कुल क्या है, सेट है पूरे उसके, ठीक है, मतलब बढ़िया से बाल काट वाट कटिंग कर रखी है। ठीक है, एक ए पर्सन आपके सामने खड़ा है, एक बी पर्सन, दाढ़ी वाड़ी उगी पड़ी है, फटे छिटे कपड़े हैं, ठीक है, ना घड़ी है ना कुछ, मतलब वैसे दिख रहा है, मतलब जैसे होता है ना, सपोज कर लो भिखारी टाइप का वैसा। पर इसके पास नॉलेज बहुत है, इसके पास नॉलेज कुछ नहीं है। ठीक है, पर पहली नज़र में अगर कोई देखेगा तो किसको बढ़िया मानेगा, ए को या बी को मानेगा? वह हालांकि बाद में पता चल जाएगा जब वो नॉलेज टेस्ट होगा, यानी ज्ञान पे जब बातचीत चलेगी तो बी बढ़िया निकलेगा, ए घटिया, वो तो बात की बात है। पर पहली पहली नज़र में जब मिलाओगे आप, वो सामने आएंगे ये दोनों पर्सन, तो किसे आप चूज करोगे? ए को। क्यों, किस चीज़ पे? वो दिखावट के बेस पे, क्योंकि कई बार जो दिखावट होती है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। यानी जनरली हमने ऐसा मान लिया है कि जो पर्सन गाड़ी से निकलेगा, ठीक है, जो मतलब बढ़िया टाई कोल्ड में पहना रहेगा वो ठीक ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। सादा जीवन वाला व्यक्ति जिसने ज़्यादा क्या कर रखा है, दिखावट नहीं कर रखी, वो भी कई बार बढ़िया निकलता है, कई बार नहीं, वो हमेशा ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो किसी का पहनावा, किसी की साज सज्जा, किसी का व्यक्तित्व भी क्या आता है, बहुत ही चीज़ बताता है। इसका महत्व क्या है बच्चों? भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, विश्वास का निर्माण होता है और समझ में सुधार होता है। अगर आप इस तरीके से, अगर आप इस इन सब चीज़ों को पढ़ना, इन सब तरीकों के संचार के माध्यम को सीख जाते हो, तो आप में क्या हो जाएगा, सामने वाले की भावनाओं को, जैसे सामने वाले की भावना कैसी है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। आपका विश्वास भी क्या होगा, उस पर बढ़ेगा, और आपको समझने में क्या मिलेगा, सुधार आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, प्रभावी संचार में बाधा है, यानी संचार करते हो जब आप, तो उसमें किस किस तरह की बाधाएं आ सकती है। सबसे पहले बच्चों आती है आंतरिक बाधाएं। सबसे पहले कौन सी बच्चों आती है? आंतरिक बाधा। इसमें क्या होता है, जैसे डर, गुस्सा, चिंता। कई बार आपने देखा होगा जब आप गुस्से में होते हो तो सामने वाला पर्सन आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, आप जो क्या उसे उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे कैसी भावनाएं आ जाती है, आपकी भावनात्मक बाधाएं आ जाती है। कोई धारणा संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे मान लो कोई भी आपके समाज का एक धारणा है, ठीक है, अब जैसे मान लो ये धारणा है कि क्या ले लो, जैसे कुछ भी ले लो, कि ये किसी किसी इंसान के जानवर की बलि देने पे, जैसे बच्चों ले लो, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि अगर रात के टाइम पीपल के पेड़ में क्या रहते हैं, भूत रहते हैं। क्या रहता है बच्चों? भूत रहता है। तो ठीक है, इसलिए हमें रात के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोओगे तो भूत आपको क्या कर देगा, मार देगा। पर कई बार अब जो है, चूंकि हम साइंस में इतना आगे हो गए, विज्ञान में, तो विज्ञान ने हमें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं होती। पीपल का पेड़ रात के टाइम क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ता है, एज ए ह्यूमन, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह वो बिहेव करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उस वक्त जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे सो रहा है वो खत्म घुटने लग जाता है और मर जाता है।
पर कितना भी हम उन्हें समझाने की कोशिश कर ले, उन लोगों को जिन्होंने जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो आपको मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे। तो कई बार इस तरीके की क्या समस्या आ जाती है, खुद में आत्मविश्वास की कमी होती है। यानी कई बार हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है सामने वाला, लेकिन हम क्या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। कमज़ोर सुनने की क्षमता होगी हमारी, ये कैसी बाधाएं होती है, ये कुछ हमारी आंतरिक बाधाएं होती हैं। फिर बच्चों अंतर व्यक्तिगत बाधाएं, सबसे पहले बच्चों भाषा का अंतर। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य चले जाओ, बिहार, यूपी, झारखंड, इधर आपको हिंदी मीडियम वाले लोग मिलेंगे। लेकिन आप केरल चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम वाले लोग मिलेंगे, या उनकी जो लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे कन्नड़ होगी, तेलुगु होगी, मराठी होगी। ठीक है, मराठी और हिंदी का तो अभी आपको पता ही है न्यूज़ में कितना जोर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, भाषा का अंतर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कई बार आप कई बार जो होता है ना, आप देखोगे कि बड़े बड़े लोगों की स्पीच सुनोगे तो वो ऐसे ऐसे जटिल और अपरिचित शब्दों का उपयोग करेंगे जिसको आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब मान लो आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ा तो बिल्कुल ठीक रहा है, जैसे मैं भी हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा ठीक रहा हूँ, पर मैं भारी भारी वर्ड क्या करने लग जाऊँ, प्रयोग करने लग जाऊँ, तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं सर। जैसे आप कभी वो देखना, इंडिया टाइम्स का न्यूज़पेपर उठा लो, क्या इंडिया टाइम्स का न्यूज़पेपर उठा लो, और वहीं दूसरी तरफ आप किसका उतार लो, अपनी लोकल लैंग्वेज, जो भी आप जिस भी जगह पर रह रहे हो उसका जो है लोकल लैंग्वेज, यानी उस एरिया का जो न्यूज़पेपर होगा। जैसे हमारे यहाँ पे है वो आता है संचार नाम से एक आता है हमारे इधर। ठीक है, उसका ले लो, दोनों में न्यूज़ एक ही रहती है, जो हेडलाइन रहेगी कोई मेन, जैसे भारत ने विश्व कप जीता, तो हमारी संचार में क्या लिखा होगा, भारत ने विश्व कप जीता। लेकिन इंडिया टाइम में लिखा होगा, इंडिया वो द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। बिल्कुल ऐसे वर्ड जो मतलब क्या है, आम लोगों के तो समझ में आएगा नहीं। तो इस तरीके भी कई बार क्या हो जाती है, बाधाएं आ जाती है। हमारा सांस्कृतिक अंतर हो जाता है। ठीक है, हमारा रवैया, कई बार हमारे अहंकार, ठीक है, और कमजोर की क्या करना, प्रतिपुष्टि करना। यानी कम जहाँ भी मतलब सामने वाला पर्सन गलत है उसके खिलाफ क्या देना, उसको खिलाफ फीडबैक नहीं देना, प्रतिपुष्टि नहीं करना। कई बार ये भी क्या आ जाती है, अंतर्गत व्यक्तिगत बाधाएं इसमें आ जाती है। ठीक है बच्चों, फिर ये संगठनात्मक बाधा यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये क्या होती है, पद अनुक्रम में स्तर। जैसे मान लो आप क्या हो, मान लो आप एक सुपरवाइजर हो, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, मैनेजर है, मतलब बड़े लेवल का आदमी है। कई हमेशा मैनेजर ठीक हो ये ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा सुपरवाइजर गलत हो ये भी हो नहीं सकता। जब सुपरवाइजर ठीक रहता है लेकिन मैनेजर गलत रहता है, पर चूंकि वो इस पद पे है कि वो सुपरवाइजर की बात को नहीं मानेगा, उसे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो क्या कहेगा, नहीं मैं ही सही हूँ। तो जब इस तरह की बाधा आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पदानुक्रम के स्तर की बाधा है। ठीक है, आदेशों की लंबी श्रृंखला। जैसे बच्चों आप एक एम्प्लॉय हो, क्या आप एक एम्प्लॉय, ठीक है, अगर आपको शिकायत करना है, जैसे टॉप लेवल, यानी जब आप पढ़ोगे किसी कंपनी में टॉप लेवल होता है उच्च स्तर के लोग, फिर मिडिल लेवल मध्य स्तर के लोग, और फिर लोअर लेवल निम्न स्तर के लोग आते हैं। जैसे उच्च स्तर के लोगों ने कहा कि हमारी कंपनी में हर काम करने वाले लोगों को 20,000 सैलरी तो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आपका मैनेजर आपको सिर्फ 15,000 सैलरी दे रहा है। तो अगर आपको इसके खिलाफ शिकायत करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सुपरवाइजर को बोलोगे, फिर सुपरवाइजर मैनेजर को बोलेगा, फिर मैनेजर मालिक को बोलेगा। पता है कि लंबी श्रृंखला का उपयोग होता है, और जब तक मालिक के पास खबर आएगी वो उस पर कार्रवाई करेगा, तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो यानी आदेशों की लंबी श्रृंखला होती है, कठोर नियम और नीतियाँ होती है। ठीक है, और सूचना का अत्यधिक बोझ हो जाना, यानी सूचना को ऊपर लेवल तक पहुंचने में क्या हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, वो कई बार होता है सूचना दबा दी जाती है, या फिर बहुत सारी सूचनाएं होती है, उसमें आपकी सूचना कई बार हो सकती है कि सामने वाला पर्सन सुनने को तैयार ही ना हो। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो टॉपिक था संचार और उसके प्रकार, वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, PDF को ले सकते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक, रिपोर्ट्स और प्रस्ताव, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रस्ताव। सर ये दोनों तो एक ही वर्ड होते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, यानी हम डेली जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ तो हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ड एक है, रिपोर्ट और प्रस्ताव। पर अगर एक्चुअली में अगर आप देखो, आप एक इस लेवल पर आ गए हो, आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स और प्रस्ताव में क्या अंतर होता है, रिपोर्ट्स और प्रस्ताव में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता, पर थोड़ा अंतर होता है, पर अंतर अंतर होता है। तो वही चीज़ को हम समझेंगे, रिपोर्ट्स। बच्चों जहाँ पे भी बात किसकी आती है, रिपोर्ट्स की, किसकी, रिपोर्ट्स की बच्चों। तो उसका मतलब क्या होता है, रिपोर्ट्स कब लिखते हैं, जब भी किसी तथ्य का, यानी कोई ऐसा जो कांड हुआ हो, यानी कोई ऐसा घटना हुई हो जिस पे क्या हो, विश्लेषण करना जरूरी है, यानी उस चीज़ का क्या करना है, विश्लेषण करना जरूरी है, या फिर उसकी सिफारिश को क्या करना है, सामने वाले तक लाना जरूरी है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण,
ये क्या है बच्चों, एक रिपोर्ट है। यानी दिल्ली में प्रदूषण इस लेवल तक हो गया कि इंसान के लिए वो क्या है, खतरा, सबसे बड़ा आज के टाइम पे खतरा हो गया। तो वहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़ रिपोर्टर वाले होंगे, वो क्या बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या तथ्य है, यानी किस 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 क्या वो रिपोर्ट्स इकट्ठा करें, मतलब वो ये जानने की कोशिश करेंगे किस कारण से दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया, क्यों प्रदूषण दिल्ली में कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, सिफारिश लगाएंगे। यानी अगर उनके पास कोई आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा कि मैं इस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण कम कर सकता हूँ, तो उसकी सिफारिश देंगे। यानी जो भी उस लेवल का, मतलब उस वो अधिकारी जो भी इससे संबंधित होगा, उन अधिकारियों को हम जाके क्या करेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे कि सर मैंने ये रिपोर्ट इकट्ठा करा, मेरे अनुसार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के ये क्या है, कारण है। ठीक है, अगर हम इन कारण पे काम करें, इन चीज़ों को बंद करें, तो हम क्या दिल्ली में प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके का कोई भी चीज़ कार्य करते हैं तो बच्चों, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, हम रिपोर्ट कहते हैं। तो बच्चों सब एक क्या होता है बच्चों, एक व्यावसायिक रिपोर्ट होता है, यानी जिसे कहते हैं बिजनेस रिपोर्ट। और दूसरा बच्चों क्या होता है, अव्यवसायिक रिपोर्ट, यानी जो कि क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते बल्कि अदर मुद्दे होते हैं। जैसे पर्यावरण हो गया, ये किसी एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी एक बिजनेस नहीं है, कोई एक बिजनेस नहीं है, बल्कि क्या है, अव्यवसायिक है। यानी सर्व समाज से क्या है, ये संबंध रखता है। लेकिन ऐसे देख लो बिजनेस रिपोर्ट, जैसे बच्चों हर्षद मेहता, या फिर देख लो अडानी ने 1,000 करोड़ रुपए ग्रीन प्रोजेक्ट पे क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो बच्चों जब इस तरीके का रिपोर्ट हम लिखते हैं, तो देखो अब अडानी ने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करे, इससे अब मेरे को गरीब लोगों को क्या मतलब बनता है, भाई पैसे थे उसने कहीं लगा दिए। लेकिन वही देखो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इस धंधे से क्या करते हैं, किसी तरह से जुड़े हैं, तो उन पे इसका जरूर असर हुआ कि नहीं, अब अडानी भी आ गया हमारे धंधे में। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं, रिलायंस का। क्या बच्चों, रिलायंस का वो पता है, कैंपा निकाला, रिलायंस ने क्या निकाला है, कैंपा। ठीक है, अब बता आपको कोई फर्क पड़ता है रिलायंस ने क्या निकाला क्या नहीं निकाला, निकाला निकाला। ठीक है, लेकिन कोको कोला, माजा, थम्स अप, इन जैसी कंपनियों को बहुत फर्क पड़ता है कि अरे रिलायंस में आ गया अब हमारे मार्केट में। यानी अब मार्केट में कैंपा ही बिकेगा कोको कोला के साथ। ठीक है, थम्स अप, माजा, इन सब के साथ साथ क्या, अब कैंपा ही बिकेगा, यानी जाहिर सी बात है इनकी बिक्री कम होगी। तो जब इस तरीका से कोई आदमी क्या रिपोर्ट बनाएगा इस चीज़ पे, तो उसे हम किस क्या कौन सी रिपोर्ट करेंगे बच्चों, व्यावसायिक रिपोर्ट करेंगे। तो व्यावसायिक रिपोर्ट एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है, जो किसी विशेष समस्या पे या किसी विषय पर क्या होता है, जानकारी देता है, विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है, और सिफारिश को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ताकि क्या हो सके, उसका प्रबंध या निर्णय लिया जा सके कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, विशेषता क्या बच्चों इसकी, औपचारिक होता है, तथ्य पर आधारित होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कोई चीज़ होगी, कोई वस्तु होगी जिस पे क्या आपने ये रिपोर्ट्स बनाए हुए, जैसे कैंपा, ये क्या है, एनर्जी ड्रिंक है, पर कोई वस्तु तो है, इस पे क्या है, रिपोर्ट बना सकता है, बिजनेस रिपोर्ट बन सकती है। इसमें आप स्पष्ट रूप से लिखोगे कि अब वो फ्यूचर में कोको कोला है, कैंपा है। अब कैंपा में आपने क्या करा, खुद का एक वो करा, मार्केट में घूमा और ये पता करा लोगों की कोको कोला और कैंपा, इन दोनों में लोग क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये अनुमान निकाला कि अगले गर्मी गर्मी में कोको कोला की डिमांड 10% से कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कैंपा उसकी जगह ले लेगा। तो आप क्या स्पष्ट रूप से लिखोगे और संक्षिप्त में लिखोगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, केंद्र होगा। यानी आप क्या बिल्कुल ही क्या उस चीज़ पे केंद्र करोगे कि आपकी सेल क्या होने वाली है, कम होने वाली, कितने % से कम होने वाली है। इसका बच्चों महत्व क्या है, सबसे पहले निर्णय लेने में सहायता करेगा। कोको कोला कंपनी को ये पता लगने में मदद करेगा कि जैसे किसी रिपोर्ट में छपा कि 10% से कोको कोला की सेल कम हो जाएगी, तो कोको कोला क्या करेगा, अपने मैनेजमेंट को बुलाएगा, अपने लोगों को बुलाएगा, बोलेगा कि देखो इस वाले न्यूज़ रिपोर्टर ने छापा है कि 10% से ये कम हो जाएगी, और ये क्या सबूत भी दे रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब हमें नए तरह का पॉलिसी लाना पड़ेगा। अब वो कहेगी कि अभी 40 रुपये में ठंडा बेचे, तो अब 30 रुपये कर दो। ठीक है, नहीं बिक रहा तो क्या करो, 10 रुपये कुरकुरा फ्री कर दो। मतलब कुछ इस तरीके की स्कीम लगाओ तो कोको कोला की डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, कैंपा को ख़त्म करो, अपना भविष्य के लिए रिकॉर्ड में रख सकती है वो। ठीक है, संगठन के भीतर सूचना का संप्रेषण करना, यानी अब मान लो कोको कोला का जो मैंने MD है, मालिक, वो क्या करेगा, इस वाली रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट छापा है, इसकी कॉपी लेगा और अपने सारे डिपार्टमेंट में क्या कर देगा, फैला देगा, यानी संप्रेषण कर देगा। उन सभी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजेगा कि देखो इस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग आप सभी को क्या है, सूचित किया जाता है कि आप सभी अपनी पॉलिसी में चेंज करो। कार्य और प्रगति का मूल्यांकन करेगा और समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाएगा। वो पूछेगा कोको कोला का मालिक, क्या आप बताओ, आप क्या करोगे, आप अपनी सेल को गिरने से कैसे रोकोगे, बड़े बड़े लोगों से पूछेगा कंपनी के अंदर। ठीक है,
बच्चों व्यावसायिक रिपोर्ट जब लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, शीर्षक होता है यानी किसको लिख रहे हैं, फिर किस विषय में लिख रहे हैं। जैसे कोका कोला का मालिक लिखेगा कि वो कैंपा के आने से अगले साल हमारी सेल में 25% की कमी हो सकती है, ये हमारा क्या हो गया, विषय हो गया। ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ कार्यकारी सारांश, जैसे मान लो आप लिखोगे डियर मैनेजर, डियर सर, ऐसे करके कुछ कुछ जो भी संबोधन करते हो वो लिखोगे। फिर बीच का पार्ट आएगा जिसमें आप क्या लिखोगे कि किस परिचय से ये पत्र लिखा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, कहाँ क्या क्या डेटा है आपके पास, आपने इस डेटा को कैसे इकट्ठा करा, फिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, फिर उस हमने क्या करी, बड़े बड़े लोगों से चर्चा करी, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या क्या सिफारिशें दी, और आखिरी में आप क्या करोगे, उसके साथ साथ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो 10 लोगों से आपने फॉर्म भरवाया, बताओ कोको कोला या कैंपा, उसने बोला कैंपा, तो वो इकट्ठा कर लिया उन लोगों से। तो आखिरी में एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी जो भी आपने कागज़ इकट्ठे करे हैं, जिस भी सबूत के आधार पर आप कह रहे हो, वो क्या करोगे, लगा के दोगे। ये बच्चों क्या होता है, किसी भी रिपोर्ट को लिखने का फॉर्मेट होता है। जैसे मैं बताता हूँ, देखो टू, जैसे हम लिखते नहीं है, अरे सेवा में प्रधानाचार्य, फिर आज मुझे बुखार हो रहा है तो मुझे छुट्टी देना प्रदान करें। फिर लिखोगे सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक है, मुझे बुखार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। ठीक है, कृपया करके मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। इस तरीके से आप क्या लाइन नहीं लिखते थे बचपन में 10वीं क्लास में। ठीक है, तो सेम उसी तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस तरह का रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, यानी ये रिपोर्ट कब लिखा जाता है, जब उद्देश्य निर्धारित हो, जब आपका उद्देश्य क्लियर हो। यानी जब एक रिपोर्टर का उद्देश्य क्या था कि मैं ये पता करूं कि कैंपा के आने से कोका कोला की सेल कितनी कम होगी। ठीक है, किसी पाठक वर्ग को समझाना, यानी वो चाहता है कि हर जनरल पर्सन यानी हर वो कॉमन पर्सन को नहीं समझाना चाहता, वो सिर्फ उन लोगों को समझाना चाहता था जो कि क्या है, कैंपा यानी कोको कोला वाली नहीं, जो कि क्या है, ड्रिंक रिलेटेड कंपनी जो होती है ना, ड्रिंक जो कि कोका कोला, कैंपा, थम्सअप, ये सारी प्रोडक्ट बनाती है, उन कंपनी के लिए वो लिखना चाहता था। ठीक है, फिर उसने डाटा संग्रह कहाँ से करा, जानकारी कैसे प्राप्त करी, फिर प्रारूप कैसे तैयार करा। ठीक है, फिर अंतिम प्रस्तुति कैसे देनी है मुझे, यानी किस किस तरीके से मुझे किस लाइन में लिखना है, वो सभी चीज़ देना। अब बच्चों क्या है हमारा वहाँ पे प्रपोज, वो रिपोर्ट तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो हम पढ़ने वाले बच्चों को क्या हो जाना, प्रपोजल। प्रपोजल भी क्या होता है बच्चों, सेम रिपोर्ट्स की तरह ही होता है। ठीक है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अर्थ क्या है इसका, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, प्रपोजल यानी प्रस्ताव एक औपचारिक दस्तावेज है जो किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना प्रस्तुत करता है। देखो रिपोर्ट्स में क्या था, रिपोर्ट्स में हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो समस्या बताई थी, और फिर उसका निष्कर्ष बताया था यानी उसका भी समाधान बताया था। फिर हमने ये भी बताया था कि हमने किस डाटा को इकट्ठा करा है, या फिर मेरा क्या आधार है किसी वो इस पोल्यूशन यानी कैंपा के रिलेटेड मेरे पास क्या क्या सॉलिड एविडेंस है, क्या आधार है जिसके रिगार्डिंग मैं कोका कोला कंपनी को चेतावनी दे रहा हूँ कि आपकी सेल 10% से कम हो जाएगी इस विंटर में। यानी किस बयानात पे कह रहा, कोई कल को कोका कोला मेरे पे केस भी तो कर सकती है कि आपने सबूत बताओ क्या है, या आपने मार्केट में गलत खबर क्यों फैलाई है कि वो अगले साल जो है कोका कोला की 10% से सेल कम हो जाएगी। इसके कारण क्या हुआ आपको पता है, मेरे जो है मालिक यानी मेरे क्रेडिटर या फिर मेरे एम्प्लॉय या फिर मेरा पूरा मैनेजमेंट हिल गया। हालांकि मेरी सेल पता नहीं फ्यूचर में कम होती है नहीं होती, पर आपके न्यूज़ के कारण जरूर कम हो जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, एलिगेशन लगा देते हैं, केस कर सकता है कोका कोला कंपनी। तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। लेकिन प्रस्ताव में बच्चों क्या होता है, प्रस्ताव में समस्या तो लिखते हैं लेकिन समस्या को हम नहीं बताएंगे समस्या क्या है, हम उसका समाधान बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है, कि उसका समाधान क्या है, या फिर कोई भी समस्या आई है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है उस चीज़ का उद्देश्य क्या है, उसके रिलेटेड हम क्या है किसी भी योजना को प्रस्तुत करेंगे। जैसे बच्चों आंतरिक प्रस्ताव, बाह्य प्रस्ताव, जैसे कंपनी का जो ओनर है, क्या है, कंपनी का ओनर यानी मालिक, आपको ही पता है एक कंपनी में हर अप्रैल मंथ में और अक्टूबर मंथ में क्या होता है, सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो जो कंपनी का मालिक है वो क्या पूछेगा, मैनेजर्स को पूछेगा ना कि आप बताओ अप्रैल के मंथ में किस किस की सैलरी बढ़ानी है। तो वो क्या पूछेगा, प्रस्ताव मांगेगा। वो बताएगा कि मालिक बोलेगा मैनेजर से कि देखो अप्रैल का महीना आने वाला 2 महीने बाद, तो आप मुझे उस एम्प्लॉय का नाम बता दो, उस कर्मचारी का नाम बता दो जिसकी मुझे इस साल सैलरी बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है, वो सब मुझे लिख के दे दो, मैं क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे उसने क्या समस्या बताई कि सैलरी बढ़ानी है, समस्या कंपनी के अंदर नहीं सर,
समस्या तो है कि सैलरी बढ़ानी है, पर उसका समाधान पूछ रहा है वो कि समाधान बताओ क्या है। यानी ए की सैलरी बढ़ानी है, बी की बढ़ानी है, सी की बढ़ानी है, या फिर डी की सैलरी कम करनी है क्योंकि ये बहुत छुट्टी करता है, या फिर ये सही से काम नहीं करता, मन लगा के काम नहीं कर रहा, बहुत ही सामान खराब निकाल रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से करते हैं तो बच्चों ये क्या होता है, प्रस्ताव, आंतरिक प्रस्ताव, यानी कंपनी के अंदर ही अंदर करा। एक होता है बच्चों क्या, बाह्य प्रस्ताव। जैसे कभी आपने देखा होगा सरकार क्या निकालती है, प्रस्ताव निकालते हैं। जैसे सरकार ने टेंडर निकाला कि मतलब 5 किलोमीटर का रेलवे रोड बनाना है, ठीक है, या ब्रिज बनाना है, कुछ बनाना है। तो क्या करो, कंपनी से इन्होंने क्या करा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन दी कि 5 किलोमीटर का सड़क बनाना है, 100 करोड़ रुपए का बजट है, मतलब कौन कौन कंपनी जो है इसमें इच्छुक है, यानी कौन कौन कंपनी कह सकती है कि मैं इस काम को कर दूंगी। वो क्या करो, प्रस्ताव भेजो अपना, उसमें लिख के भेजो कि आप कैसे वो काम को करोगे, और जिसका भी प्रस्ताव सबसे बढ़िया होता है उसको क्या होती है, सरकार दे देती है। तो जब इस तरीके का कोई सजेशन देते हैं, समाधान देते हैं किसी समस्या का, तो वो बच्चों कैसा होता है, बाह्य प्रस्ताव। इसका महत्व क्या है बच्चों, सबसे पहले योजना बनाने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका उद्देश्य या इसका पर्पज़ क्या है प्रस्ताव का, किसी भी योजना का प्रस्तुत करना, यानी किसी भी योजना को क्या करना बच्चों, क्या करना, प्रस्तुत करना, यानी बताना कि आप किसी काम को कैसे करोगे। ठीक है, स्वीकृति या वित्त प्राप्त करना। जैसे आपने वो रेलवे ब्रिज के लिए सरकार को क्या बना, वो प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा, तो किसके रिगार्ड में भेजा, एक तो स्वीकृति मिल जाए सरकार से, यानी वो अप्रूवल मिल जाए, और साथ में साथ वित्तीय यानी पैसे भी तो मिलने चाहिए, फ्री में थोड़ी ना कोई कर देगा काम। ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे सरकार ने बता दिया आपको ए शहर से लेकर बी शहर तक सड़क बनाना है। ठीक है, दस्तावेज के रूप में कार्य होगा, जाहिर सी बात है, सरकारी काम कोई भी काम हो बिजनेस रिलेटेड, 90% काम कैसे होते हैं, कागज़ में लिख के होते हैं, मुंह से नहीं होते, क्योंकि मुंह से अगर कोई काम करोगे तो उसका सबूत नहीं रहता। इसको लिखते कैसे बच्चों, जैसे हमने रिपोर्ट्स को लिखा था वैसे ही लिखते हैं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, इसमें हम उद्देश्य बताते हैं और हमारी क्या योजना ये बताते हैं, हम इसमें समस्या नहीं बताते कि किस समस्या के रिगार्डिंग हम ये प्रपोजल भेज रहे हैं या रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने अलग अलग ब्लॉक पे, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, मीटिंग्स, यानी बैठ के। ठीक है, मीटिंग वर्ड्स तो आपने बहुत सुना होगा, यानी बैठक। बैठक क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक बैठकें नहीं होती, जैसे हम फैमिली के साथ बैठ गए तो ये बैठक नहीं कहलाएगी, ये तो कहलाएगी क्या, कि आज ही हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं पर्सनली तौर पे। जब औपचारिक रूप से दो या दो से अधिक लोग आपस में बैठते हैं और वहाँ पे किसी भी विचार विमर्श करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बैठक कहते हैं, यानी मीटिंग्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीटिंग्स। ठीक है, मीटिंग की आवश्यकता क्या होती है, सबसे पहले बच्चों कोई भी प्राधिकरण यानी कुछ भी नियम निकालना हो, उसके लिए क्या करनी होती है, मीटिंग करनी है। ऐसी थोड़ी ना कोई भी आदमी है, सरकार है, सरकार को अगर कुछ चीज़ निकालना है, कोई बिल पास करवाना है, तो ऐसे थोड़ी ना उसका मुंह करेगा उठा देगी, नहीं, पहले वो लोकसभा में बिल रखेगी, वहाँ बताएगी ये बिल क्या है, फिर वहाँ से पास करवाएगी, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में बहस होगी उस बिल पे, फिर पास होगा वहाँ से, फिर राष्ट्रपति पे पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगी, साइन करेगी, तब जाकर वो कानून बनेगा। यह थोड़ी ना कि मोदी गवर्नमेंट को जो मन करेगा वो पास कर देगी। तो क्या करना, किसी भी अगर प्राधिकरण को बनाना है तो वो करना, उचित सूचना देना। ठीक है, कोरम बच्चों क्या होता है, कोरम होता है। कोरम का मतलब बच्चों समझते हैं क्या होता है, कोरम का मतलब होता है बच्चों कम से कम कितने लोग होने चाहिए, यानी कम कम से कम कितने लोग होने चाहिए। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है हमारी लोकसभा में 542 सीट है, कितनी सीट है, 542 सीट। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, अगर किसी भी बिल को पास है ना होना है, यानी सरकार अगर किसी बिल को पास कर दिया तो उसे कम से कम 277 क्या चाहिए, वोट चाहिए। अगर 277 लोगों ने वोट नहीं दिया किसी भी बिल के फेवर में, यानी उसके पक्ष में, तो वो बिल क्या होता है बच्चों, पास नहीं होता, यानी वो बिल क्या हो गया, फेल हो गया। तो वही बच्चों क्या है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, कोरम कहते हैं। कोरम का मतलब होता है कम से कम कितने लोग होने चाहिए किसी भी बिल को, प्राधिकरण को पास करने के लिए, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, कोरम। और ये बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बताओ कोरम किसे कहते हैं, एज पर बिजनेस। एज पर बिजनेस, बिजनेस हो कुछ हो, आपको क्या लिखना है, कम से कम किसी भी प्राधिकरण को पास करने के लिए, चाहे कंपनी में हो या सरकार में हो, इतने लोगों की आवश्यकता होती है, उसे हम कोरम कहते हैं। अगर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो वह बिल पास नहीं होता है। अगर सरकार को बिल पास कराना होता है तो किसी और दिन क्या करेगी, मीटिंग को क्या करेगी, सस्पेंड कर देंगी, या फिर किसी और दिन उसको रख देगी। फिर उस दिन क्या होगा, फिर उस दिन दोबारा कोरम को
वो करा जाएगा, गिना जाएगा। एजेंडे, आप एजेंडा मतलब टॉपिक तो पता हो, एजेंडा का मतलब होता है बच्चों टॉपिक, इंग्लिश में गए तो, यानी किस चीज़ पे बहस हो रही है। जैसे अभी दिल्ली में बहस हो रही है प्रदूषण पे, क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषण, ये क्या बच्चों एक टॉपिक है, यानी आज के टाइम का टॉपिक। अभी अरावली देख लो, अरावली ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान के लोगों में भिड़ंत हो गई है। तो एजेंडा क्या बच्चों, अरावली, अरावली पे क्या हो रहा है, बहस हो रहा है, ठीक है। और इसका क्या होना चाहिए, अध्यक्ष, जाहिर सी बात है ना, कोई एक तो सीनियर पर्सन होगा जिसकी बात क्या होगा, सब मानेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या हो गया, वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में काम कर, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कह दे अभी कभी कि नहीं अरावली ठीक है, जो सरकार ने डेफिनेशन दिया वो ठीक है, तो चाहे हम कितना विरोध कर ले, सरकार जनता जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था वो माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि नहीं ये होगा नहीं, हम क्या करते हैं कि दोबारा से सरकार को भेजा, वो दोबारा से क्या बनाए, नीति बनाए, दोबारा से नीति बनाए और दोबारा हमारे सामने प्रस्तुत करे, फिर हम आगे बातचीत करेंगे, जब तक के लिए क्या अरावली को रोका जाता है। तो जो अध्यक्ष ने कह दिया, चाहे वो जनता चाहे वो सरकार हो, कोई उससे बड़ा नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, सर्वे सर्वा होनी चाहिए। कौन, अध्यक्ष। जैसे हमारे फैमिली में हमारे दादाजी क्या अध्यक्ष, हमारे दादाजी जो कहते हैं वो एट द फुल एंड फाइनल होता है, चाहे पापा कितना कुछ करते रहे, मम्मी कितना कुछ करते रहे। कार्यवृत्त, जो मीटिंग में आप बैठोगे तो जाहिर सी बात है मीटिंग में बहस होगी। ए जैसे मान लो ए ने कहा नहीं कि अरावली को क्या करना चाहिए, दोबारा डेफिनेशन से बनाओ, बी ने कहा नहीं सरकार ने जो डेफिनेशन दिया है वही ठीक है, सी ने कहा कि मैं सहमत करता हूँ ए से बी से, पर एक की बात भी ठीक है, मतलब वो मिला जुला है। ऐसे ही बहुत सारे लोग रहेंगे, तो कौन लोग क्या क्या कह रहे हैं उसको क्या करना, कॉपी में रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं बच्चों, मिनट्स। क्या करना, कॉपी में रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं बच्चों, मिनट्स कहते हैं, ठीक है, यानी कार्यव्रत कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको वर्ड ही समझा रखा अलग से, कल को भूल जाओ, एजेंडा, यानी बैठक में किस चर्चा पे बात हो रही है, किस विषय पे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एजेंडा, ठीक है। एजेंडे का महत्व क्या होता है, सबसे पहला हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में बात करनी है। अगर मैं आपको ये कह दूँ कल आपको आना है, ठीक है, तो सर किस चीज़ के लिए आना है, कल क्या है, कोई फेस्टिवल है, कोई दिन है, आपका बर्थडे है, क्या है बच्चों, पूछोगे ना आप, आपको ये पता तो होना चाहिए एजेंडा क्या है, ठीक है। समय की बचत होती है, अगर आपको ये पता होगा कल मेरा बर्थडे है, यानी आपको क्या सूट बूट तैयार करके आपको, चलो घर का खाना तो सर ही खिलाएंगे अगर सर का बर्थडे है, अनावश्यक चर्चा से बच जाओगे, ठीक है। अगर आपको पता चले कल मेरा बर्थडे है, तो आप कल ये प्रदूषण के बारे में चर्चा करोगे नहीं, यार छोड़, बर्थडे बर्थडे नहीं मनाते कि दोस्त के घर पे प्रदूषण में चर्चा करते हैं, ऐसा करोगे नहीं, अनावश्यक चर्चा से बच जाओगे। कार्यवृत्त बच्चों अभी बताया, बैठक में कौन क्या बोल रहा है, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसका लिखित में रिकॉर्ड रखना को क्या कहते हैं बच्चों, कार्यवृत्त कहते हैं, ठीक है। प्रस्ताव, प्रस्ताव को बच्चों कहते हैं रेजोल्यूशन, यानी क्या हुआ, प्रस्ताव पास हुआ या नहीं हुआ। इसमें बच्चों होता है एक साधारण प्रस्ताव, एक होता है विशेष। साधारण प्रस्ताव जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था ना, 546 उसको 2 से भाग कर दो, 276 आया था, ठीक है। कितना आया था बच्चों, आई थिंक 276 ही आया था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और किसी बिल को पास करना है तो कितने वोट चाहिए, 277। जब किसी बिल को पास करने के लिए सिर्फ 277 वोट चाहिए तो वो साधारण होता है, यानी 50% से ज़्यादा। जब किसी बिल को 50% से ज़्यादा वोट चाहिए तो वो बच्चों कैसा होगा, साधारण। पर बच्चों एक विशेष प्रस्ताव भी होता है। सिर्फ विशेष प्रस्ताव मतलब जैसे मान लो कल को ये कह दे मोदी सरकार कि आज से, कि आज कल को मान लो आज ये मोदी सरकार ये कह दे लोकसभा में जाके कि अब से सभी राज्यों का वो मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, सिर्फ केंद्र की जो सरकार रहेगी वही हर राज्य की सरकार को चलाएगी, ठीक है। तो क्या इस तरीके की कोई अगर बिल लाएगी, कोई प्रस्ताव अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार लाती है तो उसको सिर्फ 500 276 77 वोट से पास कर देना चाहिए। क्या इस ये ठीक रहेगा कि 50% लोग हो तो चलो मान लो उसके फेवर में, 50% उसके अगेंस्ट में, चलो बिल पास कर देते हैं क्योंकि साधारण प्रस्ताव है, नहीं। इसमें देखो, इसमें एक राज्य का पूरा क्या खत्म हो रहा है, उसका स्वामित्व खत्म हो रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार क्या कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं अब सभी राज्य का कंट्रोल, यानी सभी राज्यों पर अधिकार मेरा होगा। ये सपोज करो केंद्र सरकार ये कह रही है कि आज से मैं सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानूंगी, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी, ठीक है। ये कहना चाह रही है, ठीक है। और इस तरह का बिल ला रही है, यानी केंद्र सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता, आज से जो हमारे नेता डिसाइड करेंगे किसको फांसी लगनी चाहिए, किसको जेल में जाना चाहिए, कौन सही आदमी कौन गलत आदमी है, आज से मेरे कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे, ठीक है। मेरा खुद का संविधान इंडिया में चालू रहेगा, यानी लागू होता है। जब इस तरह का कानून लाती है, एक तो पहले कानून गलत है पर लाती है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का कानून जब भी कानून बनेगा, यानी जब भी मोदी सरकार लेती है, जब 546 में से कम 75% मेंबर, यानी कितने
75% मेंबर, इसका 75% निकाल लो बच्चों, कितना निकलेगा इसका 75%। चलो मान लो इसका 75% निकलेगा, 445 के करीब निकलेगा, यानी 445 या 50 निकलेगा ऐसे ही। 450 445 मेंबर क्या देते हैं, ठीक है सर। आपका ये संविधान ही लग रहे तो कोर्ट वोट सब हटा दें, बेफालतू के वकीलों को जजों को पैसे देने पड़ते हैं हमें, बाद में वो मुझे हमें ही हड़काते हैं। कोई भी गलत काम हमें नेता वेता कर देते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट हमें ही हड़काते हैं, हमें जेल में डाल देते हैं। एक काम करो, आप अपना संविधान लागू करो, जो जो नेता चाहे वही करेगा। तो जब इस तरह का कानून लाती है जिसमें क्या है एक देश को खतरा हो सकता है, देश में क्या है एक अहम चीज़ चेंज हो सकती है, तो उसे हम विशेष प्रस्ताव से पास करते हैं, जिसमें कितना वोट चाहिए होता है बच्चों, 75%। ठीक है। सचिव की भूमिका, यानी सचिव का मतलब होता है बच्चों अध्यक्ष। अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, बैठक को एजेंडा तैयार करना, ठीक है, सूचना को जारी करना, बैठक को बनाए रखना, कार्यवल तैयार करना। यानी जैसे मान लो आपने कभी वो देखा हो, संसद देखा हो, तो ओम बिरला होते हैं, या एक मीटिंग का अध्यक्ष होता है। उसका काम क्या है अध्यक्ष का, सबसे पहले तो दंगे फसाते हैं मीटिंग में, हो हल्ला चिल्लाते रहते हैं जो, उनको रोकना, ठीक है, मीटिंग को बनाए रखना, ठीक है, संविधान वो कोई भी प्रस्ताव आया है तो उस पर तो जो आदमी उसके फेवर में उसकी बात भी सुनना, जो आदमी अगेंस्ट में उसकी बात भी सुनना। आखिरी में यदि कानून पास हो रहा है तो ये बोलना कानून पास हो गया, और जो आदमी विरोध कर रहा है तो ये मतलब नहीं कि वो कुर्सी उठा के फेंकने लग जाए, आग वाग लगा दे उस घर को, नहीं, उसको शांति रखना, उसको ये कानून में रखना। अब बच्चों आखिरी टॉपिक, इस पर तो हम जितना मैं पढ़ा लूँ उतना ही कम है, आधुनिक तकनीक। ठीक है, हमारे बिजनेस में किस तरीके से हेल्प करती है। सबसे पहले बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आ गया, ठीक है। जब हमारे टेक्नोलॉजी एआई नहीं आया था, ये जियो एयरटेल जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब नहीं थी, ठीक है, जब रिचार्ज महंगे होते थे, तो उस समय क्या सा होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो नाम ही नहीं वर्ड सुना होता था, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर किसी बिजनेसमैन को मीटिंग करना है, कोई मान लो केरल रह रहा है, ठीक है, मुकेश अंबानी मान लो, और मुकेश अंबानी कहाँ रह रहे हैं, मुंबई, उन्हें मीटिंग करना होता था, केरल वाला आदमी फिर मुंबई जाता था किसी काम के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों से अब क्या होगा, हमें वो मिल गई, राहत मिल गया। अब क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, अब इतना तकनीक आ गया हमारे पास, ठीक है, इतना हमारा पास आधुनिक उपकरण आ गया है जिससे कि हम क्या घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपको यूट्यूब से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, ये देख लो कितना बढ़िया तकनीक आ गया, एआई आ गया। ईमेल शिष्टाचार, पहले देखो हाथ से पत्र लिखना, ठीक है, फिर डाकिए के पास जाना, फिर डाकिए को क्या करना, डाकिया उसको पत्र को छाटेगा, ठीक है, फिर वो पत्र कब जाएगा उस शहर में, जैसे मुंबई में रहा तो मुंबई में जाएगा, फिर मुंबई का डाकिया उठाएगा वो कंपनी में छोड़ेगा, फिर कंपनी का मालिक उसे उठा के पढ़ेगा, फिर उसको क्या करेगा, आंसर करेगा। सोचो महीनों लग जाते थे, 2 से 3 महीने लग जाते थे। लेकिन आप क्या, ईमेल आज शाम को भेजो, कल सुबह या दोपहर तक मालिक ईमेल खोलेगा, पढ़ लेगा, फिर वो आंसर देगा, परसों सुबह तक आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 से 2 दिन में क्या हो जाता है, अब कोई भी काम हो जाता है ईमेल से। तो ये हमारा आधुनिक रिकॉर्ड हो गया। सोशल मीडिया, उसकी पावर तो आप जानते ही क्या है। अरावली की न्यूज़ देख लो, सोशल मीडिया पे इतना बहस चढ़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा हमारे आगे। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरे से लिख के ले लो आप, अरावली कहीं नहीं बचनी थी, अरावली में सरकार तोड़ ताड़ देती, कौन जान रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। पर सोशल मीडिया की पावर है। और कुछ राजस्थान के लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को समझा, सरकार को आखिरकार अपने सामने झुका ही दिया। तो ये मतलब सोशल मीडिया हो गया, या और भी प्लेटफॉर्म है। टैली देख लो बच्चों, आज टैली आ गया, पहले किसी कंपनी में वो अकाउंटिंग जो होता है, वो अकाउंटिंग एंट्री पास करता है, उसके लिए 4 4 5 5 आदमी रखने पड़ते हैं, जब जाके होता था। अब टैली आ गया, एक ही आदमी काफ़ी है, वही क्या पास करता रहता है एंट्री। बैंक देख लो, अपने पापा मम्मी से पूछना, आज से 20 25 साल पहले बैंक में है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। ये अगर आप सुबह जाते थे तो शाम को आपका नंबर आता था। लेकिन अब बैंक में 1 से 2 आदमी दिखता है, अगर आप कभी भी मुंह उठा के चले जाओ, अगर आपको ऐसे ही जाने का शौक है कल ही चले जाओ, आप देखोगे 1 से 2 आदमी रहता है। सब चीज़ क्या आ गया, ऑनलाइन आ गया। तो निष्कर्ष क्या निकला, आधुनिक तकनीक ने व्यवसाय संचार को क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले फास्ट कर दिया, सेकंडों में निकलता है सर। आज अमेरिका कोई न्यूज़ निकाल दे आज अमेरिका कोई न्यूज़ निकाल दे, वहाँ अमेरिका ने न्यूज़ बंद नहीं करा, यहाँ हिंदुस्तान में खबर आ जाएगी। सस्ता हो गया, नेट कितना है, 299 का रिचार्ज कराओ, महीने भर में नेट फ्री मिलता है 1 GB का। प्रभावी बना दिया, नहीं इफेक्टिव। सोशल मीडिया की पावर तो आपने देख ही लिया होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब